वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है एट ग्रास यानी घास पर। यह पॉइंट दो घोड़ों के बारे में है जिनको किसी वक्त दौड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और लोग उन पर शर्तें लगाते थे, लेकिन अब वो घोड़े बूढ़े हो गए हैं इसलिए अब उन्हें कोई नहीं पूछता। तो पॉइंट यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जवानी में इंसान की अज़मत होती है, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा तारी होता है उसकी वो तमाम शोहरत ख़त्म हो जाती है। ये पोएम टोटल 5 स्टैंजाज पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजाज सेस्टेट्स हैं। सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा को कहते हैं, तो 5 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 30। पॉइंट कहता है द आइज़ कैन हार्डली पिक दैम आउट। अब आँखें उन्हें बहुत गौर से देख सकती हैं, यानी हमारी आँखों को वो घोड़े, यहाँ दैम से मुराद है यानी वो दो घोड़े हमारी आँखों को बमुश्किल ही दिखाई देते हैं फ्रॉम द कोल्ड शेड, जो कि सर्द साए में मौजूद हैं, दे शेल्टर इन, जिसमें वो पनाहगज़ी हैं। यानी वो दो घोड़े जो कि एक सर्द साए वाली जगह में पनाहगज़ीर हैं, उन्हें हमारी आँखें बमुश्किल ही देख पाती हैं, यानी उन पर अब हमारी नज़र नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि अब वो जाज़बे नज़र नहीं रहे। टिल विंड डिस्ट्रेसिस टेल एंड मेन, यानी जो हवा है वो परेशान करती है, वो उनको डिस्टर्ब करती है, उनकी दुम को और उनकी गर्दन के बालों को। यानी जब हवा उनकी दुम और उनकी गर्दन के बालों पर पड़ती है, देन वन क्रॉप्स ग्रास, एक घोड़ा घास को कतर रहा होता है, एंड मूव्स अबाउट, और इधर उधर फिरता है, द अदर सीमिंग टू लुक ऑन, और यूँ महसूस होता है कि दूसरा घोड़ा उस पहले घोड़े को देख रहा हो, एंड स्टैंड्स एनोनिमस अगेन, और अब वो दोबारा बेनाम हो गए हैं, गुमनाम हो गए हैं, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं रही, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत छोटी सी रह गई हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, इधर उधर फिरते हैं और घास चरते हैं, यानी उनकी लाइफ में अब कोई चार्म नहीं रहा। यही वजह है कि लोगों की नज़र उन पर नहीं टिकती। येट 15 ईयर्स अगो, फिर भी 15 बरस पहले की बात है, परहैप्स शायद, 2 डज़न डिस्टेंसेस सफाइस्ड टू फेबल दैम, यानी 2 दर्जन जो फासे थे वो उनके बारे में एक किस्सा लिखने के लिए काफ़ी थे। यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा दौड़ें लगाईं और उनमें शर्त लगती थी, इसलिए उन पर कोई कहानी लिखी जा सकती थी। और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 बरस पहले की बात है जब वो जवान हुआ करते थे। फेंट आफ्टरनून्स, मध्यम किस्म की सेपहरों में, ऑफ कप्स एंड स्टेक्स, यानी कपों पर, कप यानी वो ट्रॉफियाँ जब वो जीतते थे तो उनके बालकों को जो कप यानी ट्रॉफियाँ मिलती थी उनके ऊपर, एंड स्टेक्स, और उन खूंटियों के ऊपर जिनसे उन्हें बांधा जाता था, एंड हैंडीकैप्स, और उन रुकावटों के ऊपर, वेयर बाय देयर नेम्स वर आर्टिफाइस्ड, उनके नाम लिख दिए जाते थे, टू इनले फेडेड, जो कि उन पर कंधा कर दिए गए थे। अब वो मध्यम हो गए हैं, क्लासिक जून्स, यानी बड़ी आला किस्म के जून के महीने में जब उनकी दौड़ें हुआ करती थी तो तमाम चीज़ों पर उनके नाम जो थे उनकी कंधाकारी कर दी जाती थी, उनके नाम कंधा कर दिए जाते थे। लेकिन अब वो नाम भी मध्यम हो गए हैं, यानी अब उनके नामों को लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहा। सिल्क्स एट द स्टार्ट, यानी जो उनके जॉकीज़ थे जो उनकी दौड़ें लगवाते थे उन्होंने सिल्क के लिबास पहने होते थे। अगेंस्ट द स्काई नंबर्स एंड पैरासॉल्स, यानी आसमान पर उनके नामों के अदाद लिखे जाते थे और छतरियाँ लगी होती थी, यानी उनके ऊपर छतरियाँ लगाई जाती थी ताकि उन्हें जून के माह में धूप से बचाया जा सके, और उन छतरियों के ऊपर उनके नंबर आवेज़ा कर दिए जाते थे ताकि उससे उनकी शिनाख्त हो सके। आउटसाइड, बाहर, स्क्वाड्रंस, यानी बहुत बड़े ग्रोह थे, ऑफ एम्प्टी कार्स, खाली गाड़ियों के, यानी जो पार्किंग एरिया था उसमें कारों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एंड हीट, और उस वक़्त बहुत गर्मी थी। एंड लिटर्ड ग्रास, और जो घास थी वहाँ पर लोगों के हजूम की वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ होता था, और वो जो टिकटें ख़रीदते थे उन्हें घास के ऊपर फेंक देते थे, जिस वजह से घास भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। देन द लॉन्ग क्राई हैंगिंग
अनहुश्ड। और फिर लोगों की एक बुलंद चीखों पुकार उठती। यहाँ क्राय से मुराद है यानी स्लोगन। लोग नारे बुलंद कर रहे होते थे अपने अपने घोड़ों की जीत के लिए, और वो नारों की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो खामोश नहीं हो सकती थी। टिल इट सबसाइड, जब तक वो दौड़ ख़त्म ना हो जाती, जब तक वो दौड़ इख्तिताम पज़ीर नहीं हो जाती थी, उस वक़्त तक लोग चीखों पुकार करते रहते और अपने अपने घोड़ों के लिए नारेबाजी करते रहते थे। टू स्टॉप प्रेस कॉलम्स ऑन द स्ट्रीट, और ये लोगों के नारे और चीखों पुकार इतनी बुलंद होती थी कि आखिरकार वो गलियों में बिकने वाले जो अखबारात थे उनके कालमों में भी इनके किस्से छप जाया करते थे। यानी वहाँ पर जो अखबारी रिपोर्टर आते थे वो अगले दिन अपने अखबारात के कॉलम्स में वही किस्से लिखते जो कि तमाम गलियों में आम हो जाया करते, यानी ज़बान ज़द आम हो जाया करते थे। डूर मेमोरीज़, यानी वो जो उनकी यादें थीं, प्लेग देयर ईयर्स, उनके कानों को परेशान करती हैं, लाइक फ्लाइज, मक्खियों की तरह। यानी जिस तरह मक्खी की बनबनाहट अगर कान के करीब हो तो कान को परेशानी होती है, कान तकलीफ़ में आ जाता है, तो इसी तरह से अब वो घोड़े चूँकि बूढ़े हो गए हैं, इसलिए जवानी की जो यादें हैं वो उनके कानों को परेशान करती हैं। इसलिए जो जवानी की यादें हैं वो उनके जहनों को परेशान करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मक्खियों की बनबनाहट कानों को परेशान करती है। दे शेक देयर हेड्स, वो अपने सर को हिलाते हैं, यानी वो अपने सर को जुम्बश इसलिए देते हैं ताकि वो माजी की यादों को भुला सकें। डस्क ब्रीम्स द शैडोज़, यानी शाम के धुंधलके में उनके जो साए थे वो नमूदार हुआ करते थे। डस्क का मतलब है शाम का धुंधलका। समर बाय समर ऑल स्टोल अवे, फिर मौसम गर्मा दर गर्मा आते गए, यानी हर साल जून का महीना आता गया और उस माह में उनकी दौड़ें लगती गईं और हर मौसम गर्मा गुज़रता चला गया और उनके जो साए थे वो भी मध्यम पड़ते गए। द स्टार्टिंग गेट्स, और वो गेट जहाँ पर उन घोड़ों की दौड़ शुरू हुआ करती थी। द क्राउड एंड क्राइज, लोगों के हजूम और उनकी चीखों पुकार और उनके अपने अपने घोड़ों के लिए जो नारे थे वो भी दम तोड़ गए। ऑल बट द अनमोलेस्टिंग मीडोज़, अब वहाँ सवाए सुनसान किस्म की चरागाहों के और कुछ भी नहीं रहा। वहाँ बेरौनक किस्म की चरागाहें रह गई हैं जहाँ अब कोई दौड़ नहीं हुआ करती। अल्मेनिक्ड देयर नेम्स लिव दे, अब उनके जो नाम हैं वो सिर्फ़ फ़हरिस्तों में ही ज़िंदा हैं, यानी वो लिस्टें, वो किताबें, वो जो कि हिस्ट्री का हिस्सा हो गई हैं, पुराने लोगों की या पुराने वाक़यात से भरपूर जो किताबें थी, अब सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं में इनके नाम ज़िंदा हैं, लेकिन हकीकत में इनका कोई वजूद बाकी नहीं रहा। अगरचे फ़िज़िकली तो ये घोड़े अभी भी ज़िंदा हैं, लेकिन अब इनका कोई भी देखने वाला या इनका ख्वाहिशमंद नहीं रहा। इनके नाम महज से तारीख़ी किताबों और किस्से कहानियों में ही बाकी रह गए हैं। हैव स्लिप्ड देयर नेम्स, अब उनके नाम भी ख़त्म हो गए हैं। एंड स्टैंड एट ईज़, अब वो बड़े आराम से खड़े हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई दौड़ने की परेशानी नहीं है, उन्हें किसी गेम में हिस्से लेने की कोई परेशानी बाकी नहीं रही। और गैलप फॉर व्हाट मस्ट बी जॉय, और अब अगर वो सर पर दौड़ लगाते हैं तो किसी जीत की ख्वाहिश के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इत्मीनान के लिए ही वो दौड़ते हैं। एंड नॉट आ फील्ड ग्लास सीज देम होम, अब उन्हें देखने के लिए कोई दूरबीन नहीं रही, यानी जब वो दौड़ लगाते थे तो लोग दूरबीनों से उनको देख रहे होते थे, लेकिन अब कोई दूरबीन ऐसी नहीं और ना ही कोई ऐसी आंखें रह गई हैं जो कि उनका मुशाहदा करने के लिए मुतजस्सस हो। और क्यूरियस या मुतजस्सस किस्म की स्टॉप वॉच, कोई ऐसी स्टॉप वॉच प्रोफेसीज़ जो कि पेशीन गोइयाँ कर रही होती थी, यानी जब उनकी दौड़ शुरू होती थी तो गेट से जब उनको गुजारा जाता तो फ़ौरन स्टॉप वॉच चला दी जाती थी जो कि टाइम नोट कर रही होती थी, और वो स्टॉप वॉच की आवाज़ पेशीन गोई कर रही होती थी कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। लेकिन अब किसी किस्म की कोई पेशीन गोई करने वाली स्टॉप वॉच भी नहीं रही जो कि बहुत मुतजस्सस और मुश्ताक हुआ करती थी। ओनली द ग्रूम्स, महज घोड़ों को ले जाने वाले उनके डॉगीज़, एंड द ग्रूम्स बॉय, और उनके जो मावन मददगार लड़के हैं अब वही रह गए हैं, विद ब्राइडल्स, जो कि इनकी लगामों को थामे हुए। इन द इवनिंग कम, शाम के वक़्त आते हैं, यानी उन्हें सुबह छोड़ जाते हैं ताकि वो घास चर सकें, और शाम के वक़्त उनके जो मालिकान हैं या उनके जो हेल्पर्स हैं वो उन्हें आते हैं
उन्हें लेकर शाम के वक़्त अस्तबल में वापस चले जाते हैं और उन्हें वहाँ बांध देते हैं। यानी पॉइंट यही कहना चाहता है कि बुढ़ापे में इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं रह जाती और ना ही उसको कोई ख्वाहिशमंद रह जाता है, उसका कहाँ कोई नहीं रह जाता। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जो कि ये है ABC यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है आउट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अबाउट, आउट अबाउट, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है इन और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑन, इन ऑन, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मेन और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अगेन, मेन अगेन। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में परहैप्स, हैंडीकैप्स, sufficed, artificed, afternoons, Junes। नेक्स्ट है sky, cry, outside, subside, heat, street। नेक्स्ट flies, cries, shadows, meadows, away, they। नेक्स्ट ease, prophecies, joy, boy, home, come। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में शेड और शेल्टर दोनों वर्ड्स SH से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में टिल, टेल, लाइन नंबर 7 में येट, ईयर्स, लाइन नंबर 8 में डजन, डिस्टेंसेस, लाइन नंबर 9 में फेबल, फेंट, लाइन नंबर 13 में सिल्क, स्टार्ट, स्काई, लाइन नंबर 18 में स्टॉप, स्ट्रीट, लाइन नंबर 20 में शेक, शैडोज़, लाइन नंबर 25 में स्लिप्ड, स्टैंड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में विंड, एंड, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में क्रॉप्स, ग्रास, लाइन नंबर 13 में एट, स्टार्ट, अगेंस्ट, लाइन नंबर 27 में व्हाट, मस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में फ्रॉम और कोल्ड, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में टिल, विंड, लाइन नंबर 6 में एंड, एनोनिमस, अगेन, लाइन नंबर 18 में स्टॉप, ऑन, लाइन नंबर 19 में लाइक्स, फ्लाइज, लाइन नंबर 25 में हैव एंड, स्टैंड, एट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है टिल विंड डिस्ट्रेसेस टेल एंड मीन, यानी वो जो हवा है वो उसकी दुम और बालों को परेशान करती है, यानी टेल और मीन को उसने पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 28 में कहता है और क्यूरियस स्टॉप वॉच प्रोफेसाइज, यानी उसने स्टॉप वॉच जो है उसे क्यूरियस कह के और प्रोफेसाइज कह के पर्सोनिफाई किया है कि जो स्टॉप वॉच है वो पेशीन गोई करती है और वो बहुत मुतजस्सस होती है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 19 में वो कहता है डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, यानी उनकी जो यादें हैं वो उनके जहनों को इसी तरह से परेशान करती हैं जैसा कि मक्खियों की बिनबनाहट कानों को परेशान करती है, यानी वो ओल्ड मेमोरीज़ को मक्खियों की बिनबनाहट के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में देन वन क्रॉप्स ग्रास के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों लाइन्स रन ऑन लाइन हैं। जैसा कि वो कहता है येट 15 ईयर्स अगो परहैप्स, यानी शायद 15 बरस पहले। अब 15 बरस पहले शायद क्या हुआ करता था वो लाइन नंबर 8 में बयान करता है 2 डजन डिस्टेंसेस सफाइज,
यानी 2 दर्जन फासले जो थे वो काफ़ी थे। अब किस चीज़ के लिए काफ़ी थे? टू फेबल दैम, कि उनके बारे में कोई किस्सा तैयार किया जा सके। फेंट आफ्टरनून्स, यानी जो मध्यम किस्म की सुपहरे हैं वो क्या हैं? ऑफ कप्स एंड स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पॉइंट के लाइन नंबर 19 में उसने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है, डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, क्या पुरानी यादें उनके कानों को मक्खियों की बिनबनाहट की तरह परेशान नहीं करती? नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट होल बॉडी का जिक्र करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है, टिल विंड डिस्ट्रेसेस टेल एंड मीन, यानी वो घोड़े के मुकम्मल वजूद का जिक्र करने की बजाय उनकी दुम और उनकी गर्दन के बालों का जिक्र करता है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करते हों, जैसा कि आइज़, शेड, टेल, मीन, ग्रास, कप्स, एक्स, हैंडीकैप्स, कार्स, लिटर्ड, ग्लास, फ्लाइज, स्टार्टिंग गेट्स, स्टॉप वॉच, ग्रूम्स, ब्राइडल्स, इवनिंग्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 16 और 17 में वो कहता है, एंड लिटर्ड ग्रास देन द लॉन्ग क्राई हैंगिंग अनहुश्ड टिल इट सबसाइड। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यही पोइट ने बताने की कोशिश की है कि जब नई चीज़ आ जाती है तो पुरानी की कदर ख़त्म हो जाती है और इंसान की कदर उसकी जवानी में ही है, बुढ़ापे में उसका कोई ख़रीदार या उसका कोई मद्दा नहीं रह जाता। इसके साथ साथ ये पोइम चूँकि पोस्ट वार इरा में लिखी गई यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई, तो इसमें वो यही बताना चाहता है कि वो कंट्रीज़ जो कि किसी वक्त बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हुआ करते थे, अज़मत वाले हुआ करते थे, जंग ने उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और वो बूढ़े घोड़ों की तरह मुकम्मल तौर पर अपना चार्म लूज़ कर चुके हैं, अपनी अहमियत खो चुके हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।